So students, ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, इट जस्ट गोइंग टू इधर। बच्चों इसमें ये था कि आप पी डेटा भी निकाल लेते हैं, पी गिवन था, डेटा भी गिवन था, और क्योंकि उनका कहना कि जो हीट सप्लाई की गई वो उसका 10% है, तो आपसे डेटा क्यों गया था और आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो दैट मींस कि जो डेटा क्यू की वैल्यू आती है उसका 90% डेटा क्यू इक्वल 90/100, दैट वाज द आंसर। ठीक, ये आंसर हो रहा था उसका 90%। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक थ्योरी पे बेस्ड था। उसमें चार ऑप्शंस थे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। वो गलत है। वेव थ्योरी से नहीं बल्कि पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही लाइट का पार्टिकल नेचर एस्टैब्लिश होता है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसी मटेरियल का एक अपना इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, वो किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। वर्क फंक्शन एक मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये भी गलत था। फिर है इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। यस, ठीक है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन्स की एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की करंट एनर्जी बढ़ती है। सो दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। फिर इसका एक वेक्टर्स का था क्वेश्चन, दैट वाज ए इजी क्वेश्चन कि वेक्टर ए और बी गिवन थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कोई ए और बी पैरामीटर्स उनकी वैल्यू निकालनी थी, तो आपको ए और बी जीरो करके उसका सॉल्यूशन आता। सो बच्चों जो इसकी समरी है जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट शॉट का था, इसमें यही है कि मतलब इसे मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर इमीडिएटली मैं वाला स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा पेपर, जिसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों इसमें ये था समरी में कि आपको बिल्कुल हर एक टॉपिक के बेसिक्स के वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स जो है ना, उनके थॉरोली टच में होना चाहिए। और पेपर्स के नेचर को देख के बिल्कुल लग गया कि जेई मेन में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए आपको कोई जो बहुत ही 10 स्टेप्स वाले क्वेश्चन हो, बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए कुछ हो, उन पे नहीं जाओ। ठीक है, कहीं कहीं पे पास्ट ईयर्स में एक दो ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए भी हैं। अभी पेपर के नेचर को देख करके लग रहा है कि वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो कोई आप 2 दिन में भूल थोड़ी जाओगे। क्या अगर आपकी वैसे टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो ऑब्वियसली वो और भी एक आपको एडिशनल एडवांटेज देगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको हर एक सब्जेक्ट मैटर के जो बेसिक्स और किसी स्टोरी बेस्ड नहीं, बिल्कुल जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मैकेनिक्स का बेस हो, थर्मोडायनामिक्स हो, वेव्स हो, कुछ भी हो, उन चीजों का कोई भी फॉर्मूला आपको कोई भी ऐसा नहीं हो कि आपको वो फॉर्मूला भूल गया। ठीक, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखोगे जो इसमें है पेपर, ये पेपर जनवरी 24 का ही सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर। इसमें एक क्वेश्चन तो सोलेनॉइड का था मेरे पेपर में पहला। ये था कि एक उसकी 70 टर्म्स है पर सेंटीमीटर, तो आपको पर सेंटीमीटर 70 टर्म्स है, पर मीटर टर्म निकालोगे, दैट मींस स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी, करंट आई दे रखा और बी की वैल्यू पूछी गई है, तो बी नॉट इंटू स्मॉल एन आई से आ जाए। हाँ, अब जिस चीज में बोला था मुझे स्लॉट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी, इट इज दैट क्वेश्चन। इसमें एक सर्किट दे रखा है कि आप देखोगे मेन चीज क्या है, जब पेपर्स इजी हो तो कोई एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, एम्फेसिस इस बात पे। सो एक छोटा से छोटा वही पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हर एक उसमें कोई एक फॉर्मुला बेस्ड आ जाता है, आपको कोई फॉर्मुला अभी पहले शॉर्ट में कोई ऐसा मुझे फॉर्मुला बेस्ड पार्ट नहीं दिखा क्रॉस। इसमें था कि ये था +5 वोल्ट्स, और यहाँ पे मतलब ये दो स्विच थे, स्विच ए, सॉरी ये स्विच ए, और यहाँ पे स्विच बी, और यहाँ पे आपका नोड था इस तरह। तो लेकिन ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, अब आप देखो यहाँ पे ठीक से समझ। जब आप इन ए को अकेला क्लोज करते हो, मतलब ए 1 हो गया और बी के है 0 है, जब पहले 0 0 दोनों स्विचेस ओपन, दोनों स्विचेस ओपन, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, करंट यहाँ है, समझ लो।
तो जब आपने 0 0 दिया तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे करंट पास। जब आपका एक भी स्विच खुला रह जाता है, मतलब 0 1 या 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट नहीं जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको पूरा करंट यहाँ से मिलेगा, तो आपको 1। और अगर आपके दोनों स्विच क्लोज हो गए, मतलब 1 1, फिर आपने दोनों स्विच क्लोज कर दिए 1 1, तो पूरा करंट यहां से जाएगा, क्योंकि यहाँ लोड है, इसमें करंट नहीं जाएगा। मतलब आप कह सकते हो यहाँ स्विच क्लोज किए, मतलब ए और यहाँ बी, यहाँ पे 1 1, ठीक है। जब आपने 1 1 किया यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे करंट पास करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इट इज विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो करंट यहां से आएगा, करंट फिर यहाँ पे नहीं जाएगा। तो 1 1 में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बच्चों किसका ये है, दिस इज नैंड गेट। क्योंकि एंड में क्या होता है, 0 0 is 0, 1 0 is 0, 0 1 is 0। तो जब 0 आएगा और बाद में नॉट लगा दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। और जब आप 1 1 लोगे तो एंड गेट में 0 आएगा, 1 1 में क्या होगा, एंड गेट में 0 आएगा, और फिर जब आप उसे, सॉरी 1 1 में क्या आएगा, एंड गेट में 1 आएगा, और जब नॉट गेट के थ्रू पास करोगे तो क्या होगा, 0। सो दिस इज व्हाट नैंड गेट। तो अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर वैसे आप देखो तो आपके सिलेबस में वो लोग मेंशन नहीं करते कि रियलाइजेशन ऑफ द स्विचेस इज इन द सिलेबस, बट रियलाइजेशन का जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना गेट से रिलेटेड, उनमें सब में रियलाइजेशन लगता है। तो आप जल्दी से ये 3 सर्किट्स नोट कर लो। ये 3 सर्किट्स क्या, एक तो और गेट का रियलाइजेशन, और गेट रियलाइजेशन इट इज दिस थिंग। इन्हों देखो मैं एक साथ बनाता हूँ, और गेट का रियलाइजेशन, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, और एंड गेट का रियलाइजेशन। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इस तरीके जो क्वेश्चन आया था ना, कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत ना हो। एंड गेट का, तो एंड गेट में इन्हीं दोनों डायट्स को उल्टा बना दो, एंड वहां पे आउटपुट हमारा यहीं पे आएगा, और यहाँ बैटरी लगा दो। और नॉट गेट का हम इसमें लेते हैं ट्रांजिस्टर एनपीएन, वहां पे आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा, और इसे हम बायस करते हैं एनपीएन को यहाँ पॉजिटिव सर्किट ये, और यहाँ पे एक लगाते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से दिस इज मतलब इसी को ए अभी कर, अब आप देखो, ठीक है। पहले आप इस वाले में देखो, और गेट अगर आपने यहाँ पे 0 0 दिया, तो 0 0 देने में यहाँ पे आगे कोई करंट नहीं होगी, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, 0। अगर आपने यहाँ पे 1 0 या 0 1 दिया, तो इस एक से जो भी 1 0 है तो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ठीक है। ये 1 0 है तो फॉरवर्ड बायस्ड, और ये 0 1 है, 0 है, सो दिस व्हाट रिवर्स बायस्ड। या फिर आपने इसे 1 दिया और इसे 0 दिया, जिसे भी 1 दिया वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये रिवर्स बायस्ड। लेकिन जो भी एक होगा उससे करंट गई, और यहाँ पे आउटपुट आ, आउटपुट यहाँ पे 1 आ गया। अगर आपने दोनों को ही 1 1 दिया, तो दोनों से ही करंट गई, और यहाँ पे आउटपुट 1 आ गया। तो 0 0 में यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं, 0 0 1 या 1 0 में 1 1 1 में 1, सो दिस व्हाट रिलेशन ऑफ और। यहाँ देखोगे अगर आपने दोनों में 0 0 दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये इसका एन साइड है। 0 0 दिया तो यहाँ पे क्या है, एन साइड है, तो ये आपका क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है,
तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब होगा क्या, इसकी करंट जैसे 5 वोल्ट्स है, इसकी करंट यहाँ पे गई, यहां से गई, यहां से गई, और ये पूरा का पूरा वोल्टेज 5 वोल्ट्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप। पूरा जो करंट जब जाएगी यहां से, जब करंट फ्लो करेगी, तो पूरी करंट, पूरा वोल्टेज उसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 वोल्ट्स। तो दैट मींस जब 0 था, दोनों फॉरवर्ड बायस थे, और इसकी करंट आकर के वोल्टेज का 5 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप हो गया, यहाँ 0 वोल्ट्स आ, तो 0 मिल गया। अब अगर आप देखो यहाँ पे 0 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो, क्या यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, तो एक तो फॉरवर्ड बायस रहा ना, जिसमें भी आपने 0 किया वो तो फॉरवर्ड बायस है, तो करंट उसके थ्रू जाएगी और ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस। यहाँ पे इसका वोल्टेज, क्योंकि करंट 0 1 हो या 1 0 हो, एक फॉरवर्ड बायस होगा, उसके थ्रू करंट पास होगी, और ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया और यहाँ पे 0 है। अब अगर आपने क्या किया, इसमें दोनों में आपने इसे क्या करा, 1 1 से कनेक्ट कर, तो आपने इसे 1 और 1 से कनेक्ट किया, तो ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं, आप समझ गए, क्योंकि दोनों रिवर्स बायस हो। जब 1 1 से कर दिया तो रिवर्स बायस हो गए, तो जब रिवर्स बायस में यहाँ कोई करंट पास नहीं होगी, जब करंट पास नहीं होगी तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और ये पूरा 5 वोल्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा, ये पूरा 5 वोल्ट्स यहाँ मिल जाएगा। तो आपका क्या आ गया, ये 1 आ गया, 1 1 में 1, 0 0 में 0, 0 1 में भी 1 फिर 0, और 1 0 में भी 0, सो दिस व्हाट एंड। अब नॉट गेट पे देखो, अगर आप यहाँ पे क्या दिया, 0 दिया, अगर आपने 0 दिया, 0 का मतलब ये एन पी एन, एन पी एन, तो जब आप यहाँ पे 0 दिया तो आपने पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया, दैट मींस यहाँ पे कोई करंट नहीं, तो आई बी 0, आई सी 0, आई बी 0, मतलब जब आपने यहाँ पे एन पी एन, तो पी से जब आपने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, 0, 0 का मतलब नेगेटिव वोल्टेज, तो दैट मींस कि ये एमिटर बेस जंक्शन कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड, ट्रांजिस्टर गोज टू द कट ऑफ मोड, सो आई ई 0, आई बी 0, आई सी 0, जब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगी, इसका 5 वोल्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जो 5 वोल्ट्स है ना, ये 5 वोल्ट्स यहाँ पे करंट होता तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता, यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे आ गया, तो जब 0 दिया तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स आ गया, तो 0 दिया तो 1 मिला। अब अगर आपने इसे यहाँ पे 1 से कनेक्ट किया तो एन पी एन, ये फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड, करंट का फ्लो होगा, आईसी यहाँ आएगा, आई भी यहाँ आएगा, आईसी प्लस आई विल बिकम इक्वल टू व्हाट, आई ई, आईसी प्लस आई बी विल बिकम इक्वल टू व्हाट, आई, और यहाँ पे जब इसका करंट फ्लो करेगा तो ये वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, 0, तो जब आप यहाँ पे किया 1 तो यहाँ पे क्या गया 0। तो आपको ये रियलाइजेशन ऑफ गेट्स वाला पार्ट समझना, क्योंकि आप ट्रुथ टेबल आप जानते हो, ट्रुथ टेबल से आप वो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, XOR गेट, इन सब के आउटपुट निकालना, बट बहुत सी जगहों में जैसे ये क्वेश्चन जो था इसमें कि अगर आपको रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता कि हाउ ए गेट इज रियलाइज्ड, ठीक है, मतलब इन्होंने यही किया था आपके इस क्वेश्चन में जो था कि ए और बी दो स्विचेस के थ्रू पूरा का पूरा करंट पास होगा, तो ये वोल्टेज इनके क्रॉस ड्रॉप ना होकर के वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज फिर इसके क्रॉस आ गया, तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा, बल्ब के क्रॉस वोल्टेज नहीं जाएगा, आप समझ गए, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें केवल कोई भी एक जो स्पेशल क्वेश्चन है वही करूंगा, मतलब जो नॉर्मल से क्वेश्चन है आई एम नॉट डिस्कसिंग देम। सो अब आप देखोगे कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको जिन पे ध्यान देना चाहिए देवर, हाँ, जैसे अब डेटा वाइज मैंने बोला कि आपको कभी कभी कोई कोई डेटा ऐसा आ जाता है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द कॉलम शो, मतलब उसमें सिग्नल्स थे। तो देखो बच्चों, टीवी सिग्नल्स के लिए आपको याद होना चाहिए टीवी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड होती है, 20 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड होती है, ठीक है ना। तो इसमें 30 मेगाहर्ट्ज वाला हो गया टीवी सिग्नल्स का, और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लॉजिक से भी जस्टिफाई कर सकते थे। और एफएम बैंड का आपको पता ही है कि इसमें 88 मेगाहर्ट्ज हो गया, एफएम बैंड आपको पता 93.91 मेगाहर्ट्ज, 91.5 मेगाहर्ट्ज एंड ऑल, तो 88 मेगाहर्ट्ज आ गया, ठीक है। और जो एम बैंड है, एम बैंड जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, वही 1 मेगाहर्ट्ज वाला आ गया। तो अब उसी से, जैसे आपको अगर मान लीजिए सैटेलाइट वाला नहीं पता, ठीक है, सैटेलाइट का नहीं पता था, तो सैटेलाइट वाला फिर अपने आप से पता लग जाता, वो क्या आ गया, 12 गीगाहर्ट्ज। से आपको एक नहीं याद है, बाकी 3 है, तो
उससे भी तो आप निकाल सकते थे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऐसे ही इसके बाद जो मुझे एक क्वेश्चन, इसमें भी ये मेरे का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बिल्कुल वही बेसिक्स जो आपको बताए गए उसी पे बेस्ड है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का देखो क्वेश्चन आ गया है, जिसमें तीन पार्टिकल्स हैं जिनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और वो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उनकी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वही आप क्या करते हो कि काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट हमसे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताते हो। इसके बाद फिर देयर वाज ए क्वेश्चन जो कि जिसके लिए मुझे आपको डिस्कस करना था, इट इज की ये क्वेश्चन था, हाँ ये था आपका एक थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि चार ग्राफ्स दे रखे थे पी और बी के बीच, पी और बी के बीच के एक ग्राफ ऐसे था T1 T2 T3, यहाँ पे था पी और बी के बीच का ग्राफ, ये था T1 T2 और T3, ठीक है, T1 T2 और T3। यहाँ पे सॉरी मैं इसमें उल्टा मार्क कर दिया, ये था आपका, ये था जो है ये T1 T3, चार है उसमें, इनफैक्ट T4 भी है, और दो ग्राफ्स में क्या था, ये और बी में स्ट्रेट लाइंस थी, मतलब ये और बी में स्ट्रेट, मैं उनके लिए लिख नहीं रहा हूँ T1 T2, बोला गया था आपसे कि पीवी डायग्राम है आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम का, पीवी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कर्व ग्राफ होगा, इसलिए दोनों ऑप्शंस क्या थी करना। अब बच्चों एक छोटे से पॉइंट को जिसको मैंने आपसे बार बार बताया है, दैट इज व्हाट, कि पीवी में जो पी और बी का प्रोडक्ट, पी और बी का प्रोडक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, टेम्परेचर के बारे में। अगर पी और बी का प्रोडक्ट कई बार कैलकुलेशंस में भी काम आता है, आपको निकालना होता है nRT/R1 की वैल्यू, आप निकालते हैं कि P1 V1 इक्वल nRT1, समझ लो आपको T1 की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या डालो P1 V1 अपॉन RT1। तो यहाँ पे दैट मींस कि जिसका P और V का प्रोडक्ट बड़ा होगा उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, इट वाज बेस्ड अपॉन दिस। तो P और V का प्रोडक्ट बड़ा किसमें है, इस वाले T3 में। यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, T1 अगर बड़ा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, समझ लो ना। तो करेक्ट ऑप्शन मतलब इन्होंने दे रखा है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, तो T1 अगर सबसे बड़ा है तो P और B का प्रोडक्ट सबसे बड़ा किसके लिए है, आप लोग यहाँ पे जब आप लोगे इसके लिए लोगे, इसके लिए लोगे, इस वाले ग्राफ के लिए P और B का प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, तो T1 क्या होगा सबसे बड़ा, फिर T2 फिर T3। सो द क्वेश्चन वाज ओनली बेस्ड अपॉन, मतलब और साथ में बच्चों इस चीज पे ध्यान दिया करो कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस, बहुत बड़े के चक्कर में मत पड़ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस आपको कैसे कि पूरा थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है आपका एक क्वेश्चन किस बात पे बेस्ड, P और B का प्रोडक्ट जिसके लिए बड़ा होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो बुकलेट का ही आया हुआ हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि ये एक स्प्रिंग थी और यहाँ पे एक एम मास था, इसे ओमेगा स्पीड से रोटेट करा है, ओमेगा से। तो बोला गया था कि इसका आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड नेचुरल लेंथ, और इसकी एल नॉट लेंथ और एक्स के बीच में। तो जब इसमें एक्स एलोंगेशन आ जाएगा, जब इसमें एक्स एलोंगेशन होगा तो होगा क्या कि जो टेंशन टी होगा दैट बी के एक्स, इसमें होने के 200 ग्राम का एक मास है और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, जिस मास को रिवॉल्व कर मास भी दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है। तो आपका क्या होगा, टी एक्स इज इक्वल टू के इनटू एक्स, एक्स एलोंगेशन, एलोंगेशन कितना हुआ x, की x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू l नॉट प्लस x। फिर अब आपको m नोन है, ओमेगा नोन है, k नोन है, तो आपका रिलेशन केवल x और l नॉट में आ गया, जो रिलेशन है केवल किस में आ गया, x और l नॉट में, तो आप उससे उसका रेशो कैलकुलेट कर लो। और भी एक सेकंड में देखूंगी कोई और भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक था, आसान सा था कि वायर इज elongated by 20% कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। आपने वायर को 20% elongate करा दीजिए कि R इक्वल्स टू L अपॉन A है, R इक्वल्स व्हाट, L अपॉन A, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो L इनटू A इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम व्हिच इज कांस्टेंट, मैं इसे कांस्टेंट C डाल,
तो जब आपने वायर की लेंथ कर दी 20% इंक्रीज करने का मतलब एल प्लस एल बाई 5, एल प्लस, मैं फिर से लिख देता हूं, आपका आर इक्वल्स टू व्हाट, वो एल अपॉन, सो आर इज इक्वल टू व्हाट, इसे आप केवल एल के टर्म्स में कर दो, तो ये आपका आ गया आर इक्वल्स टू वो एल बाई ए, एक वैल्यू आ गई कांस्टेंट, मतलब यानी कि एल इंटू ए इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट वॉल्यूम, इसे कांस्टेंट सी माना, तो ए इक्वल्स व्हाट सी बाई एल, तो इसकी वैल्यू आपने डाल दी रो, और यहाँ रहेगा आपका एल स्क्वायर अपॉन व्हाट सी, और दूसरी बार आर ऐसा रहेगा आपका कितना, रो रजिस्ट्रिटी तो सेम रहेगी, और एल की वैल्यू होगी एल प्लस एल बाई, एल की वैल्यू क्या होगी एल प्लस एल बाई 5, और सी कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप आर बाई आर एस के रेशो से निकालोगे कि रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। बट जो दूसरा पॉइंट मुझे इसमें बताना था इस पेपर में वो ये था, और कोई भी ऐसा मतलब अगर बोला कि कोई क्वेश्चन टफ है या कैसा भी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है कि हाँ, आई वांटेड टू टेल यू दिस थिंग, एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको एक सर्किट में दो रेजिस्टेंस है 12 ओम्स, 12 ओम्स, 12 ओम्स, और बैटरी है 12 वोल्ट की, और यहाँ पे इंडक्टर्स हैं, उनकी हिंदी में दे रखा कितना इंडक्टेंस है, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि कनेक्ट टू द बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो यू नो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, तो मतलब इसे आप कंडक्टर की तरह ले लो, तो 12 ओम के पैरेलल में आ गए, उससे आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे और फिर आप करंट निकालोगे, ठीक। इसी पेपर में एक क्वेश्चन और था जिसमें कि आपको बोला गया था कि एक आर रेडियस, यही क्वेश्चन मुझे बताना था आपको, आर रेडियस और एल लेंथ का एक सिलेंडर है, तो उन्होंने बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, जैसे ही दे नहीं रखा है कि किस एक्सिस के अबाउट, प्रॉब्लम किस एक्सिस के, ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मेरी वो कई बार पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं, डिस्क्रिप्शन ठीक से नहीं लिखा होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और बाद में बोला कि जब इसकी रेडियस हो गई R/2, R/2 मतलब सेम मटेरियल का है R/2, और लेंथ हो गई L/2, लेंथ L/2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I2, तो आपको I1 अपॉन I2 की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, या तो आपको इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होगा, I इज इक्वल टू I इक्वल्स व्हाट 1/4 mr स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/12 ml स्क्वायर, या तो याद होगा, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आप I1 लिखते और आप I2 की वैल्यू लिख देते 1/4, मास n कितना हो जाएगा, आपको देखिए इसका वॉल्यूम कितना हो, पहले वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर n, और बाद में वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू व्हाट L/2, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू व्हाट L/2, सो वॉल्यूम आ गया 1/8, दैट मींस कि मास क्या आ जाएगा m/8, और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/12, और m m हो गया आपका m/8, और l की जगह आ गया m/2, सो l स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको ये बच्चों याद होता तो दैट वाज वेरी इजी, और इसमें फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे केस में इमीडिएटली उसे वहां पे डिराइव कर सकते हैं। हाउ, मैं आपको बताता हूं, जैसे सिलेंडर में इसका रेडियस r है, लेंथ l है, आपने क्या करा, इस एक्सिस से x डिस्टेंस एक डिस्क ली, ये डिस्क ले ली, dx थिकनेस की डिस्क, dx, इसकी डेंसिटी रो है, तो इसका जो डिस्क आप ले ली, डिस्क का मास कितना हो गया, डिस्क का मास आ गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू dx वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इंटू व्हाट डेंसिटी, दिस इज योर मास n,
अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखो अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा 1/4 1/2 mr स्क्वायर हाफ mr स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट जो उसकी एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अगर आप उसकी एक्सिस डायमीटर के अलोंग करोगे तो डायमीटर के अलोंग जो आएगा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स और आई वाई डिस्क के प्लेन में है तो आपने यहाँ पे डिस्क ली, और आई जेड किस ओर है इस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग, तो आई जेड की वैल्यू होगी हाफ एम आर स्क्वायर, सो बिकॉज आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, तो दैट मींस की आई वाई की वैल्यू आ रहेगी हाफ ऑफ दैट, सो दैट इज व्हाट 1/4 एम, एम हो गया इनटू व्हाट आर स्क्वायर। आप समझ गए वैसे नॉर्मली जैसे सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, और जब आप उसे किसी भी एक डायमीटर के लॉन्ग लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके इस डायमीटर के लॉन्ग जो डिस्क है ना ये डिस्क इसका इस डायमीटर के लॉन्ग ले रहा हूँ, सो दैट इज व्हाट वहां रहेगा आपका 1/4 एम आर स्क्वायर, सो 1/4 एम आर स्क्वायर क्या आ गया। अब चलो आप पैरेलल एक्सिस से आप यहाँ पे शिफ्ट किया, सो दैट इज व्हाट प्लस एम एक्स स्क्वायर है, एम की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू dx इंटू रो, सो दिस एम एक्स स्क्वायर। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम dx x के लिए कहां से माइनस l/2 प्लस l/2 माइनस l/2 टू प्लस l/2, सो जब आप इसे करोगे सॉल्व और साथ में पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू एल, जहां पे ये टर्म आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू एल, उसकी वैल्यू आप डालोगे एन, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो आएगा उसकी वैल्यू क्या डालोगे एन, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू एल आएगा उसकी वैल्यू डालोगे एन, तो आपका वही फॉर्मूला रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस पेज में, वो फॉर्मूला आपका है। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद था तो बहुत इजी हो जाता, तो अगर कभी कभी किसी पेपर में ऐसी कोई चीज आती है जो आपको वहां पे इमीडिएटली फंडामेंटल से निकालनी पड़ेगी, तो आपको फिर कहीं पे वो स्ट्रेंथ काम आती है, जैसे बोला कि पेपर वो सच एक इजी पेपर, तो वही लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जिनका नंबर हजारों में हो वो लोग 25 आउट ऑफ 25 क्यों नहीं ला करेक्ट कर पाए। होता क्या है कि कहीं ना कहीं भी मैंने बोला कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका किसी बच्चे को, बहुत से बच्चों को फॉर्मूला याद ही हो, नहीं याद है तो सारे बच्चे इस पोटेंशियल में नहीं होंगे कि वो इस चीज को इमीडिएटली निकाल भी पाते हैं, लेकिन सुपर बहुत अच्छे बच्चे उससे थोड़े से कम अच्छे बच्चे वो हैं, कम से कम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे उनकी कैच अच्छी है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं जो एफर्ट्स शुड बी, जैसे पेपर्स आ रहे हैं एफर्ट्स शुड बी कि आप किसी भी केस में 20+ में क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, मतलब अगर वो 25 की 25 हो जाए कोई बड़ी तारीफ की बात नहीं है, 24 हो जाए 23 हो जाए, और ध्यान रहे कि एक एक चीज जैसे मैंने भी आपको बताया कि एंड गेट नॉट गेट नैंड गेट उनका इसका रियलाइजेशन कैसे होगा वो सर्किट्स का याद होना, ऐसे ही मैं अगले 1-2 दिन में आपके दिमाग में 1-2 चीजें और ऐसी लाऊंगा, मतलब मेरी की जो कल का सेशन होगा, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर जो कल का सेशन होगा उसमें मैं आपको 2-3 चीजें और ऐसी बताऊंगा कि जिन पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान जाए ताकि आप उसके फॉर्मूले, ठीक है। सो ऑलराइट बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मतलब मैं 25th वाले पेपर को डिस्कस नहीं कर पाया, तो कल के सेशन में उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस जिनकी तरफ मैं आपका अटेंशन लाना चाहूंगा ताकि आप आगे आने वाले शॉर्ट्स के पेपर्स में जिन बच्चों के हैं तो बहुत अच्छा करें, तो कल वाले इसमें करें।